नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। खटीमा गोलीकांड की 27वीं वर्षी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा रहेगा याद। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। राज्यपाल ने अग्रवाल को मानसून सत्र को सफलतापूर्वक संचालन पर दी बधाई। प्रदेश के विकास को लेकर भी हुई चर्चा। उत्तराखंड में कांग्रेस का मिशन 2022 को लेकर तैयारी हुई तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की A1 टीवी से खास बातचीत। कहा, 2022 में कांग्रेस बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का उत्तराखंड दौरा। सितारगंज में कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। तो पार्टी कार्यकर्ताओं की भी ली बैठक। 50+ सीटें जीतने का किया दावा। हरिद्वार में अनियंत्रित कार ने 3 अलग अलग बाइक सवारों को मारी टक्कर। घटना में बाइक सवार महिला पुरुष हवा में उड़े। घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। पथरी थाना क्षेत्र के शाहपुर शीतला खेड़ा की बताई जा रही है घटना। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को सरसब्ज बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। खटीमा गोलीकांड को लेकर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही पलायन की रोकथाम, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम एक अच्छा उत्तराखंड बनाएं, एक ऐसा उत्तराखंड बनाएं जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन लड़ा था। यहाँ पर शहादत हुई थी 7 लोगों की। हमारे 2 सितंबर को मसूरी में शहादत हुई थी और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर का वो जो कांड हुआ था, रामपुर तिराहा कांड, वो हम उनको कभी भूल नहीं सकते। लेकिन उनके मन में सपने थे कि कैसा उत्तराखंड होना चाहिए, कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा राज्य हम चाहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने अग्रवाल को विगत दिनों संपन्न हुए उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को सफलतापूर्वक संचालन करने पर बधाई दी। आपको बता दें कि शिष्टाचार वार्ता के दौरान राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष के बीच प्रदेश के विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। साथ ही अग्रवाल ने विगत 4.5 वर्षों में विधानसभा सत्र के सदन संचालन कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत कराया। तो वहीं मिशन 2022 को लेकर उत्तराखंड की सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी का मिशन 2022 को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी के प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी के क्या विचार हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने की खास बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2022 है उसको लेकर के पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है। अभी पार्टी का किस तरह का तैयारी चल रहा है? सबसे पहली बात, हम लोग संगठन के रूप में एक और मजबूती जो दे सकते हैं संगठन को, संयुक्त रूप में, कंसोलिडेटेड रूप में तमाम हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और मेन संगठन मिलकर इस पर रणनीति तैयार कर रहा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 महीने में जो संगठन के तौर पर चुनावों की रणनीति से संबंधित तैयारी करने का हमारा कार्य है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद जब ये फील्ड वर्क पूरा हो जाएगा तो तब हम आगे की उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़े थे उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, वैसे लोगों को पार्टी में लेने का कोई प्लान है क्या? उनके लिए क्या पार्टी सोच रही है? मैं हमेशा से ये कहता आता हूँ और मैं इस मत का हूँ कि राजनीतिक दलों के दरवाजे हमेशा किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, लेकिन गुण दोष के आधार पर पार्टी अगर जो निष्कासित लोग हैं, जो पार्टी छोड़े हुए लोग हैं, अगर वो रियलाइज़ करते हैं कि अतीत में कुछ ठीक नहीं हुआ था, गलतियाँ हुई थी, वो स्वीकार करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और हमारा हाईकमान इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेगा कि इस पर क्या करना है। वरिष्ठ लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ। बाकी जो छोटे कार्यकर्ताओं की अगर आप बात पूछना चाहें तो मैं समझता हूँ कि छोटे कार्यकर्ताओं का ऐसा कोई गुनाह नहीं होता है कि इस तरह की सीरियस कार्रवाई उन पर की जाए। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के चुनाव में आ गई है, कांग्रेस उसको किस तरह से चुनौती के रूप में देखती है? मुझे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये कहने का पूरा अधिकार है और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है, राजनीतिक रूप में मजबूत स्थिति में है, आम आदमी पार्टी वहीं चुनाव लड़ने क्यों जाती है? मैं गोवा की बात करूं, मैं गुजरात की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, मैं उत्तराखंड की बात करूं, ऐसे राज्यों में जहां पूरी संभावना होती है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है उन्हीं राज्यों में आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए जाना मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान है ये और वो उसकी बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो ये प्रयास है उनका, वो अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो सकता है लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं होंगे। उत्तराखंड में खासकर मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल जिस प्रकार पंजाब में वो सफल नहीं हुए उसी प्रकार वो उत्तराखंड में भी सफल नहीं होंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वो सत्ता में आए, पंजाब में वो दूसरे नंबर पर आए, तो उनका सब कहना है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। पंजाब में भी 3-4 पार्टियाँ थी, फिर भी हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में आए। दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाया, तो उत्तराखंड में चुनाव वो क्यों न लड़े? नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूँ न लड़े, उनका लोकतांत्रिक कर्तव्य है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसमें चुनाव लड़ सकते हैं, उनको इच्छा है चुनाव लड़ने की तो लड़े वो चुनाव, उसमें कोई नहीं। मेरा ये मानना है कि वो उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ते हैं जहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी वहाँ चुनाव लड़ने क्यों नहीं जाते? वहाँ उनको चुनाव लड़ने जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम तो चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में भी अकाली दल था, बीजेपी थी, बीजेपी दिल्ली में भी थी, लेकिन वो दिल्ली में लड़े और सत्ता में आए। उत्तराखंड में भी बीजेपी और मुख्य दल के रूप में कांग्रेस है, तो यहाँ पर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। उनके दावे उनके पास रहेंगे, वो उनके दावे पर मैं क्या कहूँ कि उनके दावे क्या हैं? उनके दावे उनके पास हैं, लेकिन ये तय है कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में वापसी मजबूती के साथ कर सकती है, उस मजबूती को कमज़ोर करने के लिए और उस उम्मीद को कमज़ोर करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल कर अपने काम में आगे लगे हुए हैं कि किस प्रकार यहाँ पर हम कांग्रेस को कमज़ोर करें, पर उनकी ये मनसा पूरी नहीं होगी। जनता ये बात समझ चुकी है। तो अभी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी मौजूद थे। उनका साफ कहना था कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस सत्ता में आएगी और जो 2016 में जिन कामों को जहां पर रुका गया था उन कामों को, विकास के कामों को आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि किच्छा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सफलता को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़, विधानसभा प्रभारी सुहेल सिद्दीकी, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति सदस्य हाजी सरवर यार खान की मौजूदगी रही और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। परिवर्तन यात्रा को लेकर मीटिंग और किच्छा ब्लॉक के नगर के लोग सारे एकत्र हैं। खासकर ब्लॉक से लोग दूर दराज से आए हैं, जिम्मेदारियां बांट रहे हैं, कहां से कितने लोग आएंगे
परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि आगामी 5 सितंबर को कांग्रेस परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं और इसी के तहत जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधायक के नेतृत्व में एक बैठक की जिसमें परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। पूरे उत्तराखंड जो प्रदेश में भाजपा की जो नीतियां विफल रही हैं उसके जो 2022 में हमने चुनाव लड़ना है ये उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के युवाओं की महिलाओं की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अभी से कमर कस चुकी है और पिछले साढ़े चार साल जो हैं भाजपा सरकार के मतलब बहुत ही निराशाजनक गए हैं, इसलिए कांग्रेस अभी से कमर कस। तो वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा लक्सर के सुल्तानपुर दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने विधानसभा में अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान रेखा वर्मा ने कहा कि अगर बूथ मजबूत तो हम चुनाव जरूर जीतेंगे और अगर बूथ कमजोर हुआ तो चुनाव में हार निश्चित है। साथ ही रेखा वर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ के अंदर रहने वाले वोटरों से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहिए, जिससे उन्हें योजनाओं का पता चल सके और लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सके। तो मैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया सितारगंज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शक्ति फार्म पहुंचकर कार्यालय में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जोश भरा। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में पार्टी 50+ सीटें जीतकर विधानसभा जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के साथ काशीपुर के प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली एवं जोनल प्रभारी अवाना भी मौजूद रहे। इस दौरान मोहनिया ने कहा कि प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बिजली, बेरोजगारी व शिक्षा का रहेगा। तो वहीं अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने गांधी पार्क में खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे जघन्य कांड को राजनीतिक खलनायकों को दंडित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि कांग्रेस, भाजपा और उनके साझेदारों ने उत्तराखंडी अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को खुलेआम संरक्षण दिया, जिसके चलते जनता में भारी आक्रोश है। तो वही प्रदेश के विधायकों को हर वर्ष 3,75 लाख की धनराशि विकास कार्यों के लिए दी जाती है, पर इस वर्ष कोविड के कारण उसमें 1 करोड़ की धनराशि कोविड के कार्यों में खर्च करनी थी। लेकिन अब एक नया आदेश जारी कर दिया गया है कि विधायक अपने 1 करोड़ की धनराशि को भी विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं। इसी को लेकर अल्मोड़ा जिला विकास अधिकारी के पंत ने बताया कि प्रदेश में विधायक निधि को लेकर अल्मोड़ा की स्थिति सबसे अच्छी है। विधायकों द्वारा लगातार प्रस्ताव भी आ रहे हैं। तो वही प्रदेश सरकार युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ने के लिए हर जनपद में खेल के मैदान बनाने जा रही है, लेकिन अल्मोड़ा के हेमवंती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे युवाओं के लिए बिना एंट्री फीस के मैदान बंद कर दिए गए हैं, जिसे लेकर खेल के लिए युवाओं ने स्टेडियम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवाओं ने स्टेडियम से लेकर अल्मोड़ा बाजार में जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की। तो इस सरकारी सस्ता गल्ला संघ थराली, नारायण बगड़ और देवाल के राशन डीलरों ने मानदेय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गल्ला विक्रेताओं ने मानदेय को लेकर सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जाहिर की और राशन न उठाने का निर्णय लिया।
आक्रोशित राशन डीलरों ने पहले तो खाद्यान्न निरीक्षक कार्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने तहसील तक पैदल कूच किया। राशन डीलरों ने यहां अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया। तो वहीं उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्री कर्मचारी संघ द्वारा अपनी पदोन्नति और परिवहन विभाग के ढांचे को लेकर अल्मोड़ा के संभागीय परिवहन विभाग में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि परिवहन मंत्री और सचिव द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था, पर आज तक उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां अनियंत्रित कार ने 3 अलग अलग बाइक सवारों को भीषण टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार महिला और पुरुष हवा में उड़ गए। स्थानीय लोगों ने कार और बाइक की टक्कर की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यह घटना पथरी थाना क्षेत्र के शाहपुर शीतला खेड़ा की बताई जा रही है। तो वहीं कार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। साथ ही पुलिस ने कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर स्थित पॉश कॉलोनी में मगरमच्छ ने दस्तक दी है। राजलोक कॉलोनी के नाले में एक मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं मगरमच्छ को देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में लिया। तो वहीं डोईवाला क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखकर उनके निराकरण की मांग की। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और सभी समस्याओं के निस्तारण की भी बात कही गई। तो वहीं शिव कुमार वरनवाल एडीएम ने सभी ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाया कि जनहित में यह गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसका लाभ सस्ती घरेलू गैस के रूप में मिलेगा, इसीलिए सभी से सहयोग मांगा गया है। जो ये गेल इंडिया वाले पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अच्छा एक उनका वो है समाज के लिए, और हमारे जो समस्याएं गैस की थी उसके लिए अच्छा है कि इनका संदेश है, घर घर लाइन जो पहुंचा देंगे गैस की समस्या से, एक तरह से सिलेंडर से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो इनका अच्छा कदम है। और दूसरी समस्या, जब ये विकास करते हैं तो थोड़ा बहुत विनाश भी होता है। इनके द्वारा जो लाइन खोदी जा रही है वहाँ पे गड्ढे हो जा रहे हैं सड़कों में, तो ये गड्ढों को प्रॉपर नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा, पेयजल लाइनें जो है, पीने का पानी जो है उसकी लाइनें टूट रही हैं, तो ये एकदम से उसको रिपेयर नहीं करेंगे। इनको कई बार बताया जा रहा है, उसके बाद वो रिपेयर कराया जा रहा है, मतलब उसमें काफ़ी समय लग रहा है और लोगों को समस्या पानी की हो रही है, क्योंकि पानी तो ऐसी चीज़ है जो चाहिए, एक ज़रूरत है, मूल ज़रूरत है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो हमारी पाइपलाइन बिछाई जा रही है हरिद्वार से लेकर देहरादून तक वाया ऋषिकेश, उसकी जन सुनवाई यहाँ डोईवाला ब्लॉक में आयोजित किया गया। और इसमें जो है गेल इंडिया लिमिटेड के उच्चाधिकारी के साथ साथ हमारे सारे जनप्रतिनिधि और जनता भी उपस्थित थी। और उसमें संज्ञान में आया कि जो पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे किए जा रहे हैं उससे अनेकों परेशानियां हो रही हैं। और सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, पाइपलाइन है, रास्ते हैं, नालियां हैं, पुल हैं, वो सब जो तोड़े गए। और फिर ये संज्ञान में आया कि जो है उनको समय से भरा नहीं गया। तो यहाँ पर जो गेल इंडिया लिमिटेड के जीएम साहब भी उपस्थित थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह से इसका संज्ञान लेते हुए शीघ्रता से उसको भरेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।